हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आपके अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सिखाऊंगा। और ये चैप्टर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो बच्चे इस वीडियो को क्लास 11th के बाद भी देखेंगे तो उनके भी ये बीबीए, बीकॉम और बहुत सारे एंट्रेंसेस के अंदर भी यूजफुल चैप्टर रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। इसमें हर वो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज सिखाई जाएगी जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अकाउंटिंग साइकिल से या अकाउंटिंग प्रोसेस से। ठीक है, वहां से शुरू करते हैं जब हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू करा था। तो कहानी ये थी कि हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी जर्नल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल का या अकाउंटिंग प्रोसेस का आखिरी स्टेप है। तो ये चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है। तो जर्नल आप सीख चुके, लेजर आप सीख चुके, ट्रायल बैलेंस आप सीख चुके। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि कैसे अब आखिरी काम करना है, सबसे लास्ट पड़ाव करना है। तो इसीलिए आप देखते हो कि ये चैप्टर वैसे भी टेक्निकली क्लास 11th का आपका लास्ट चैप्टर होता है ना। तो आप प्रोसेस के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके होते हो इस चैप्टर में। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर है ना, एक वर्ष होता है। तो इस एक वर्ष में हम इतनी सारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं यानी जर्नल करते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स की हम पोस्टिंग करते हैं यानी कि हम लेजर करते हैं, है ना, क्लासिफाइंग। फिर साल जब हमारा खत्म हो जाता है यानी ईयर के एंड पर आकर, तब हम क्या करते हैं, समरी स्टेटमेंट बनाते हैं यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और फिर उस ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इसका रेलिवेंस होता है ईयर के एंड पर, यानी साल के एंड में, बिल्कुल लास्ट में जाके हम अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये इसमें बात आपको बताई जा रही है, ठीक है ना। तो चैप्टर इसीलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारा प्रोसेस होने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक जो मुझे आपके साथ कवर करना है, वो हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो अभी दोबारा से अच्छे से हो जाएगा। और इसके फिर मैं क्विजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, तो तैयार रहना। टॉपिक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी सिंपल भाषा में बोलें तो खर्चे हैं दोनों, है ना, एक्सपेंडिचर हैं दोनों, खर्चे हैं दोनों, लेकिन खर्चों में भेदभाव कर रखा है। कुछ को हम कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ को हम कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पहले मैं बात करूं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप कोई रोजमर्रा का खर्चा करते हो, डे टू डे नेचर का खर्चा करते हो, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अवधि यानी टाइम पीरियड जो है आमतौर पे लंबा होता है। उसका बेनिफिट आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मिलता है। आपने मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, तो 5-10 साल चलेगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट आपको एक ही पीरियड के अंदर खत्म हो जाता है, या माना जाता है 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। इसके अलावा तीसरा, अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। आपने कोई नई मशीन खरीद ली, आपने कोई नया इक्विपमेंट खरीद लिया, तो उससे आपकी पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की या अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन रेवेन्यू खर्चे जो होते हैं, छोटे मोटे खर्चे रोजमर्रा के, वो आपको करने पड़ते हैं सिर्फ अपनी अर्निंग को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मोटा खर्चा, यानी कि इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व्ड होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है छोटा खर्चा, तो इसमें कम अमाउंट, आमतौर पे छोटा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो ये इस तरह के कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। और देखते हैं और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तब हम किसे डेबिट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब हम एसेट को डेबिट करते हैं, यानी कि आपने मशीन खरीदी तो मशीन डेबिट, आपने इक्विपमेंट खरीदा तो इक्विपमेंट डेबिट, है ना। लेकिन जब हम कोई छोटा मोटा खर्चा करते हैं, आपने रेंट पे कर दिया, आपने सैलरी पे कर दी, आपने कुछ और छोटा खर्चा कर दिया, तो फिर उस केस में हम खर्चे को ही डेबिट करते हैं। तो ये हो गया डेबिट का डिफरेंस। इसके बाद रिकॉर्ड कहाँ करना है।
अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है मोटा खर्चा, आपने एसेट खरीदा तो इसको हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और छोटा खर्चा जो होता है वो आपका रोजमर्रा का खर्चा जो होता है उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करेंगे, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल छोटा खर्चा जिसको एक्सपेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। देखो, आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल, ये सब जितने भी आप फिक्स्ड एसेट्स सोच सकते हो वो सब खरीदने को हम कह देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कुछ छोटे मोटे रोजमर्रा टाइप्स वाले खर्चे। आपने रेंट पे करा, आपने कमीशन पे करा, आपने सैलरी पे करी, आपने वेजेस पे करा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बेसिकली कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मोटा मोटा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह बिल्कुल इसका उल्टा वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हमको पैसे मिले, लेकिन पैसे मिलने को भी हम दो तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हो गया कि हमारे लिए मोटी रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया हमारे लिए छोटी रिसिप्ट। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि जो हमारी रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटी करके हमने पैसा कमाया उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जो हमने मान लो अपना एसेट बेच दिया, कोई ऐसा काम करा जो हमारा मेन काम नहीं है, तो वहां से जब हमने पैसा कोई रिसीव कर लिया तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो जैसे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, आपने अपनी कोई मशीन बेच दी, तो ये आपका कोई रोजमर्रा का काम नहीं है, तो इस रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। लेकिन आप अपने गुड्स बेचते हो, आपको कहीं से कमीशन मिलता है, या जो आप डे टू डे नेचर में अपने बिजनेस में मेन काम करते हो वहां से अगर आपको कोई पैसे मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का। मेन चीज, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है उसको हम पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज में मेनली शो करते हैं। तो ये भी डिफरेंस हमें याद रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आए हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा वन बाय वन कि ये एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कि क्या ये कैपिटल है, क्या ये रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब आपको होना है तैयार। चलो तो आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा है अमाउंट स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग अ सेकंड हैंड स्कूटर परचेज्ड। आपने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा और उस सेकंड हैंड स्कूटर को खरीदने के बाद उसमें ओवरहॉलिंग करी, तो ये खर्चा कैसा खर्चा होगा आपके हिसाब से। आपको बस खाली सी लिखना है या आर लिखना है, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, परफेक्ट। क्योंकि जब भी हम कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हैं तो उसी एसेट को खरीदने के टाइम पर जो भी छोटा मोटा खर्चा करते हैं वो भी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, परफेक्ट। दूसरा, अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। आपने नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ खर्चा करा, तो ये कौन सा खर्चा होता है, वेरी गुड, ये भी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने मशीन को खरीदा और फिर खर्चा करा। उसके बाद है रिपेयर्स टू मशीनरी। आपके पास मशीन रखी हुई है, उस मशीन को आपने रिपेयर करवाया, यानी कि उसमें कुछ छोटा मोटा अपना काम आपने करवाया, वेरी गुड। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रोजमर्रा का खर्चा है। उसके बाद नंबर 4, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ द ऑफिस। आपने अपने ऑफिस के लिए एसी खरीदा, एसी, तो ये कैसा खर्चा है, वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, आपने एक एसी खरीदा। नेक्स्ट है एनुअल इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ कार। आप अपनी गाड़ी के एनुअल इंश्योरेंस करवाते हो, यानी कि हर साल प्रीमियम देते हो इंश्योरेंस कंपनी को ताकि आपका गाड़ी जो है इंश्योर्ड रहे, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हर साल का खर्चा है, हर साल आपको अपना एनुअल इंश्योरेंस पे करना है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। आपने बाहर से मशीन इंपोर्ट करवाई और उसको इंपोर्ट करवाने पर आपने टैक्स दिया, तो ये कौन सा खर्चा है, वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन को आप इंपोर्ट करने के लिए खर्चा टैक्स का पे कर रहे हो। तो परफेक्ट आंसर्स आपने दिए, बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह एक और छोटी सी ड्रिल दोबारा कर लेते हैं। कुछ आइटम्स फिर से आए हैं तो आपको बताना है कि भाई वही कैपिटल या रेवेन्यू आइटम इनमें से कौन सा है। तो आइटम है जी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीनरी। आपने एक नई मशीनरी खरीदी और उसको इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करे, वेरी गुड। तो सेम लॉजिक है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सही। उसके बाद है अमाउंट पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने बिजली का बिल पे करा, तो बिजली का बिल पे करना किस तरह का खर्चा हो गया, किस तरह का नेचर का हो गया, वेरी गुड, रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि ये रोजमर्रा का खर्चा है। अमाउंट पेड फॉर पेंटिंग द मशीनरी।
आपने अपनी मशीनरी को पेंट करवा दिया, पुताई करवा दी, तो ये किस तरह का खर्चा है? वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कोई कैपेसिटी तो बढ़ नहीं रही, आपने नॉर्मल पेंटिंग करवा दी। रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला, तो ये किस तरह का आपका नेचर का रिसिप्ट है? रेंट रिसिप्ट, वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये हमारे लिए एक नॉर्मल बिजनेस इनकम हो गई। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको ब्याज मिला, यानी कि इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, तो ये किस नेचर का है? वेरी गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू नेचर का है। और कमीशन पेड, आपने कमीशन दिया, आपने किसी को पैसे दिए कमीशन के, तो ये किस नेचर का है? वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू नेचर का है। परफेक्ट, तो बिल्कुल सही आंसर्स दिए। तो इसका मतलब अब आप कैपिटल और रेवेन्यू के डिफरेंसेस को समझना सीख चुके हो। परफेक्ट हो गई बात। अब आते हैं जी सबसे मुद्दे की बात पर कि रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं ना। जैसे आप देखते ही हो कि भाई आपने कोई एसेट खरीदा तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा खर्चा करते हो, रेवेन्यू खर्चा करते हो, तो ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में वो जाएगा। तो इस बात का बस आपको मेनली ध्यान रखना है। तो सभी कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट में और सभी रेवेन्यू आइटम्स ट्रेडिंग पीएनएल में। ठीक है सर। उसके बाद जी ट्रायल बैलेंस, आपको पता ही है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम दिया होता है वो हमेशा एक ही जगह पोस्ट होता है, और डेबिट का आइटम डेबिट में पोस्ट होता है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में पोस्ट होता है। तो एक बार इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखना। छोटा सा एक डेमो ले रहे हैं। डेबिट का मतलब आप समझ लो सफेद रंग का घर, क्रेडिट का मतलब आप समझ लो पीले रंग का घर। तो बहुत सारे आइटम्स होंगे, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में। तो डेबिट के जितने भी आइटम्स होंगे वो कहीं ना कहीं, यानी सफेद रंग के जितने भी आइटम्स होंगे वो कहीं ना कहीं सफेद रंग के घर में जाएंगे, यानी कि या तो वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे या वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएंगे, क्योंकि वो भी डेबिट ही होती है ना। तो डेबिट का सारा आइटम कहाँ पोस्ट होगा? डेबिट में। इसी प्रकार पीले रंग वाले आइटम यानी क्रेडिट वाले सारे के सारे आइटम्स वो कहाँ पोस्ट होंगे? क्रेडिट में, यानी वो पीले घर में जाएंगे। पीला घर कौन सा? या तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड या फिर लाइबिलिटी साइड। तो सिंपल सी आपको वो ऊपर वाली अंग्रेजी याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस का हर आइटम एक ही जगह पोस्ट होगा, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। डेबिट मतलब पीला वाला घर, सफेद वाला घर, और क्रेडिट मतलब पीला वाला घर। तो सफेद जाएगा सफेद में, पीला जाएगा पीले में। सिंपल। तो देखो यही बात आपको बता रहा है। और अगले चैप्टर की बेस नीचे लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रियां होती हैं वो दो जगह पोस्ट की जाती हैं। वो आपको अगले चैप्टर में वैसे सिखाएंगे, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सर कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? तो आप जानते हो जी 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। तो आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर लाई कर रहे होते हैं, और रियल और पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो आमतौर पे बैलेंस शीट के अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो ये भी एक नजरिया है जो आपको पता होना चाहिए। अब सर सवाल आता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है? तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का रूल याद करो जो आपने शुरू में पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उसी नियम के हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। डेबिट में नुकसान लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं, और क्रेडिट में फायदा लिखते हैं या इनकम्स लिखते हैं। तो ये भी हमको बात पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम क्लियर या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइप्स की बात करें तो एसेट हो गया या एक्सपेंस हो गया या लाइबिलिटी हो गई या कैपिटल हो गया या इनकम रेवेन्यू हो गया। तो सिंपल सी बात है, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंसेस होते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम्स हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो जो भी हमारे डेबिट हैं वो डेबिट में और क्रेडिट हैं तो क्रेडिट में वहां पे जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेट करता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके एक चीज आएगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके कुछ चीज आएंगी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले बेसिक मीनिंग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि भाई आपने कुछ गुड्स खरीदे और उन गुड्स से रिलेटेड आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जो डायरेक्टली उन्हीं गुड्स से संबंधित है ना, तो उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोल देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ ऐसे होते हैं जो आप प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। अभी उदाहरण भी मैं इसके दूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, जैसे वेजेस या कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान जो है जो फैक्ट्री के अंदर आता है तो हम कुछ पैसे देते हैं,
तो मतलब जब हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वाले खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से पुकारा जाता है। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में इमेज लेके चलना, मैं आगे दिखाऊंगा भी, कि अगर कोई फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो रहा है, तो वो सब डायरेक्ट होते हैं। लेकिन आप जब फैक्ट्री से बाहर आ गए, आपका प्रोडक्ट अब शोरूम जाने वाला है, यानी अब आप ऑफिस में बैठे हो, तो ऑफिस के खर्चे जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा या ऑफिस का खर्चा, तो इस तरह के खर्चे जब आप ऑफिस में आ जाते हो तो उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे आपने सैलरी पे करी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे करा, सामान बाहर जा रहा है, कैरेज आउटवर्ड पे करा, ये सब है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। अब इसी से हमारी आगे की कहानी देखो कैसे चलती है। जब हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सभी प्रकार के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर चित्र में फैक्ट्री बनाई है, ताकि आपके माइंड में पिक्चर बने कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री वाले खर्चे। आप सिंपल ये सोचो कि ये खर्चा फैक्ट्री का है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, और सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। इसी तरह अब ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करूं, तो सबसे पहला फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है आपको याद होना चाहिए जिन बच्चों ने पढ़ लिया। डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए देखो, और क्रेडिट साइड में सेल्स आ गया और क्लोजिंग स्टॉक आ गए। तो 5 आइटम्स कुल मिलाकर इसमें आते हैं। फिर आप उसके बाद टोटल कर देते हो। क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस डेबिट में बचता है, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो बैलेंस क्रेडिट में बचता है, जिसको ग्रॉस लॉस कहते हैं, हालांकि वो कम होता है। अब COGS करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने के लिए आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक छोटे से डेमो से बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे डेमो में एक ट्रेडिंग अकाउंट ले रखा है, ऐसी मनगढ़ंत सा। तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ लो, डेबिट वालों को, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो, यानी माइनस कर दो, तो आपको COGS का फॉर्मूला मिल जाता है। तो COGS का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो, उन तीनों को जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। या दूसरा फॉर्मूला क्या है, उधर देखो सेल्स लिखी हुई है क्रेडिट साइड में, और इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है डेबिट साइड में। तो अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हो तो भी आपको COGS का फॉर्मूला पता लग जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए मेनली इसको याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला आपका बन गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फॉर्मूला आपका बन गया सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप COGS निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आ जाएगा, है ना। तो ये छोटा सा 1 नंबरी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अब आते हैं P&L अकाउंट पर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सारी चीजें जो है वो हमें लिखनी होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चित्र में थोड़ा ऑफिस का लुक दिया है। तो फैक्ट्री वाला खर्चा होगा, तो ध्यान रखना है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर ऐसा ऑफिस वाला कोई खर्चा होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वो P&L अकाउंट में लिखा जाता है। बाकी इसमें फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं। जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान अंदर आता है, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। तो सामान आप कहाँ खरीदते हो, फैक्ट्री में ऊपर। लेकिन जब आप सामान को बेचने के लिए बाहर जाते हो तो सामान बाहर जाता है, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, यानी कैरेज ऑन सेल्स। तो बेचते कहाँ से हो, अपने शोरूम से, है ना। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो फैक्ट्री के अंदर होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। जबकि कैरेज आउटवर्ड जो है वो ऑफिस में होता है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसीलिए वो P&L अकाउंट में आता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है जो यहाँ पे चित्र में दे रखा है। कैरेज इनवर्ड अलग चीज होती है, कैरेज आउटवर्ड अलग चीज होती है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरेज आउटवर्ड P&L अकाउंट में आएगा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद जी, रिमेंबर, 4 टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इनके अपने हाथों पर टैटू वैटू करवा लेना ताकि कभी भूलो नहीं। एक होता है रिटर्न इनवर्ड, एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। इसमें कंफ्यूजन कई बार बच्चों को हो जाती है, लेकिन आप होशियार हो, आपको नहीं होगी। 1 बाय 1 सबके मीनिंग बता देते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, सिंपल। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, सिंपल। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान अंदर आ रहा है, यानी कैरेज ऑन परचेज।
कैरिज आउटवर्ड का मतलब होता है सामान बाहर जा रहा है, यानी कैरिज ऑन सेल्स। ये तो हो गए मतलब। इनके ट्रीटमेंट सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करते हैं, कैरिज ऑन परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट है, और कैरिज ऑन सेल्स को P&L अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। तो ये जो पन्ना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो पॉइंट है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें वेजेस और सैलरीज को लेकर कई बार एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, क्या पता खाली वेजेस लिख के दे दे, क्या पता वेजेस एंड सैलरी लिख के दे दे, क्या पता खाली सैलरी लिख के दे दे, और क्या पता सैलरीज एंड वेजेस लिख के दे दे। आपको सिर्फ पहला टर्म पढ़ना है, पहला अक्षर पढ़ना है। अगर वो आपको वेजेस नजर आ रहा है तो समझ जाओ फैक्ट्री, तो दिमाग में फैक्ट्री बना लो। और अगर वो सैलरी नजर आ रहा है, पहला अक्षर, बस पहला पढ़ना है, दूसरा नहीं, पहला पढ़ना है। पहला अक्षर आपने पढ़ा सैलरी, तो दिमाग में ऑफिस बना लो। तो क्या सोचा, पहला अक्षर वेजेस तो दिमाग में बन गई फैक्ट्री, पहला अक्षर ऑफिस सैलरी तो दिमाग में बन गया ऑफिस। अब क्या सिखाया था, फैक्ट्री का मतलब डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऑफिस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। सिंपल, सबसे सिंपल, कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका। तो पहला वेजेस होगा तो फैक्ट्री बना लो दिमाग में, सैलरी होगा तो ऑफिस बना लो दिमाग में। ठीक है, सिंपल हो गई कहानी। उसके बाद जी नेट परचेज क्या होता है, कई बच्चों को इसमें भी डाउट होता है। तो नेट परचेज का मतलब होता है ग्रॉस या टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया। इसी प्रकार नेट सेल्स क्या होती है, तो नेट सेल्स का मतलब होता है ग्रॉस सेल्स या टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। अब एक स्पेशल फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेज का, कि एडजस्टेड परचेज क्या होती है, इसको अच्छे से लर्न करके जाना, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एडजस्टेड परचेज होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक छोटे से फॉर्मूले हैं जो मैं मानता हूं आपको आते होंगे। अब आता है जी इसके बाद अगला टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हालांकि इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं कवर कर दूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि भाई आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग गतिविधियों से आप क्या मुनाफा कमा रहे हो, है ना। इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग गतिविधि नहीं आती। तो अपने माइंड में क्लियर करके चलना कि भाई मान लो अगर मैं हूं, मैंने कोई लॉटरी इनकम जीत ली, या मैंने कोई लॉटरी की टिकट खरीदने का खर्चा करा, ये मेरे लिए कोई मेरा मेन बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। तो मैं ऐसी गतिविधियों को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहता हूँ। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे लिए क्या है, कि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, मैंने बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस अरेंज करी, मुझे ट्यूशन की फीस रिसीव हुई, ये सब मेरा मेन बिजनेस इनकम जो है, ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरह मान लो कोई फर्नीचर डीलर है, उसके शोरूम में उसने फर्नीचर बेचा, उसने लकड़ियां खरीदी, उसने टेबल चेयर्स बना बना के बेचा, वो उसका मेन काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर मान लो फर्नीचर डीलर ने किसी दिन गया और उसने कुछ और मशीन बेच दी अपनी ऐसी इत्तेफाक से, या उसने कोई लॉटरी की टिकट खरीद ली और उसको लॉटरी लग गई, इनकम हो गया, या कहीं से उसको मकान बेच के पैसे मिल गए, ये उसका मेन काम नहीं है। तो इन सब गतिविधियों को नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है आपने ऑपरेटिंग गतिविधि से क्या कमाया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। अब इसका फॉर्मूला, सर एक फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है सर अगर ये याद ना रहे तो आप दूसरा भी याद रख सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा ग्रॉस प्रॉफिट को, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक फॉर्मूला ये इस फॉर्म में भी बन सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए याद रखना है। अब COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, तो इन दोनों को इकट्ठा करके ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सर आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। 1 नंबर में वो आपसे तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, वो फिगर्स देगा और आपको कहेगा कैलकुलेट कर दो। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक छोटा सा डेमो लिया है। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक P&L अकाउंट है। तो आपको ये तो पता ही है कि भाई हम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और उसके बाद हमारा एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अगर आप COGS का फॉर्मूला याद करो जो अभी सिखाया था, कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास COGS आ जाएगा। उसके बाद COGS में अगर आप ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दोगे तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी, जो इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट में से इन्हें माइनस करना है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा।
ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बस आप फॉर्मूला याद रखना और आपको अपने आप सब कुछ गिवन होगा, ठीक है सर। उसके बाद सर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बैलेंस शीट आप भली भांति जानते हो। बैलेंस शीट का मतलब है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया हमारी देनदारी, एक तरह से हमारा बर्डन, हमारे सर पे बोझ। और एसेट्स का मतलब हो गया हम जिन चीज़ों को ओन करते हैं, हमारे रिसोर्सेज। सिंपल। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, तो इसी से बन जाती है बैलेंस शीट। बाकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सब बच्चों को पता ही होगा। लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज लिखते हैं, राइट साइड पे एसेट्स लिखते हैं। तरह तरह के एसेट्स होते हैं, तरह तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेसिक हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इसी तरह लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, कैपिटल होता है। तो ये कुल मिलाकर आपकी बन जाती है बैलेंस शीट। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनती है। तो ये फ्लो होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट पहले बन गई या बैलेंस शीट ऊपर बन गई। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाना शुरू करते हो तो देखो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद आप पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हो, तो उससे आपको नेट प्रॉफिट पता लग जाता है। नेट प्रॉफिट को हम अपने कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी कैपिटल है उसमें नेट प्रॉफिट जुड़ने के बाद और बची कुची लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखने के बाद बैलेंस शीट टैली कर जाती है। सिंपल। अब बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। तो इसको एग्जाम के लिए आप इंपॉर्टेंट समझना थ्योरी के लिए। ग्रुपिंग किसे कहते हैं? भाई आप स्कूल की पिकनिक में जाते हो तो कई बार टीचर्स आपके ग्रुप्स बना देते हैं ना, 5 बच्चे उधर, 5 बच्चे उस ग्रुप में, 5 बच्चे उस ग्रुप में, तो ग्रुपिंग हो गई। तो इसी तरह बैलेंस शीट में भी आइटम्स की ग्रुपिंग कर दी जाती है। सर एक बार दिखाओ हमें ग्रुपिंग। दिखाता हूँ। तो आप ये बैलेंस शीट देखो जरा। अब इस बैलेंस शीट में मैंने ग्रुप्स बना दिए। एसेट साइड में देखो, एक ग्रुप का नाम है करंट एसेट्स। तो इसमें साहब सारी करंट एसेट्स इकट्ठे होंगे, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मतलब इन सब का नेचर एक जैसा है, तो इनको मैंने करंट एसेट्स में डाल दिया। इसी तरह करंट लाइबिलिटी, ये ग्रुप बना दिया, तो सारी करंट लाइबिलिटियां इस हेडिंग के अंदर आ गई। इसी तरह नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटियां, तो ये ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग का मतलब एक मेन हेडिंग है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स हैं, तो दैट इज नोन एज ग्रुपिंग। ठीक है सर। सर मार्शलिंग क्या होती है? तो मार्शलिंग भाई साहब बहुत ही कमाल की चीज होती है। मार्शलिंग का मतलब होता है कि हम बैलेंस शीट के एसेट्स के आइटम्स को मेनली किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पे जो मन करा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करते हैं। अब वो ऑर्डर या तो लिक्विडिटी के हिसाब से हो सकता है या परमानेंस के हिसाब से हो सकता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कौन सी चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके बैंक में पैसे हैं, दूसरा आपकी फैक्ट्री में मशीन है, बताओ दोनों में से ज्यादा लिक्विड क्या है? हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब सब बच्चे मेरे साथ हैं। ओके ठीक है, सब सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सब बच्चे मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं। तो बैंक में जो पैसे हैं वो ज्यादा लिक्विड है, तो बस इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और परमानेंस का मतलब होता है इसका उल्टा। अगर मैं यही पूछता कि बैंक में आपके पास पैसे हैं और आपकी फैक्ट्री में मशीन है, तो ज्यादा परमानेंट क्या, तो आप कहते मशीनरी। तो लिक्विडिटी का मतलब जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए और परमानेंस मतलब उसका उल्टा। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं बैलेंस शीट को दिखाने के। या तो हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में दिखा सकते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विड वाला एसेट दिखाएंगे और सबसे नीचे परमानेंट वाला। और या फिर इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस दिखा सकते हैं, उसमें सबसे ऊपर सबसे परमानेंट वाला और सबसे नीचे लिक्विड वाला। डेमो देख लेते हैं ना, ऐसे ओरली समझ नहीं आएगा। तो अगर आप इस वाली बैलेंस शीट को देखो तो एसेट साइड में सबसे ऊपर जो एसेट्स लिखे हुए हैं वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। कैश, बैंक, डेटर, बीआर। और जितना आप नीचे आते रहोगे उतना सबसे कम लिक्विड या कह लो परमानेंट एसेट लिखे हुए हैं। लास्ट में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बाजार में बेचने निकलो, कोई खरीदेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के ऑर्डर को कहते हैं जी लिक्विडिटी का ऑर्डर। और इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, यानी सबसे ऊपर आपने लिख दिया, टॉप में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, उसके बाद लिखा हुआ है मान लो ट्रेडमार्क, और सबसे नीचे लिखा हुआ है कैश, तो उसको बोल देंगे परमानेंस का ऑर्डर। मतलब इसी को उल्टा कर देना तो वो आपका परमानेंस का ऑर्डर बन जाएगा।
अब इसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको रट लेना, मुझे नहीं पता क्या करना है, जो मर्जी करो। अगर एग्जाम में आपको दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, या अगर एग्जाम में आपको दे रखा है इनकम टैक्स, तो इन दोनों को कृपा करके याद करके जाना कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक तरह से हमेशा प्रोपराइटर का अपना होता है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेस का थोड़ी ना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वो भी प्रोपराइटर का अपना होता है। तो इन दोनों चीजों को हमेशा 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 आपको ड्राइंग्स की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि आप इन्हें कैपिटल में से डिडक्ट कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना है, 1 नंबर में पूछ भी सकता है। तो इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कैपिटल में से क्या करना है, इनको माइनस करना है, सिंपल। चलो इसके बाद सेल्स में से नेट प्रॉफिट को निकालने का तरीका जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई देखो, सेल्स है मान लो 100 रुपए की, उसके बाद COGS है मान लो 40 रुपए का। तो बताओ सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बताओ। ठीक है, वेरी गुड, 60, उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स में से COGS को माइनस कर दिया तो क्या बचा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद सर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, सोचो, अभी सिखाया था। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर मान लो मैं कोई मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वगैरह हैं या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो उन्हें हटा दूंगा, तो फिर जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो सबसे एंड में निकलता है, सबसे आखिरी में निकलता है ना। और फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और COGS दोनों को अगर हम जोड़ दें, इनको सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और COGS को अगर हम जोड़ दें तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है ना, तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रख लेनी। तो ये था बच्चों पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का, जिसमें मैंने कोशिश करी थी कि सारे कंफ्यूजन वाले और सारे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को कवर कर सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ और पसंद आई हो। और वॉरियर्स 11 की सारी वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आपको हमारी सारी वॉरियर्स 11 की प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।